Good morning, everybody. Students and my friends. लास्ट क्लास में हमने नाउन पर चर्चा किया था कि नाउन है क्या, डेफिनेशन एंड पार्ट्स एंड अदर रिलेटेड कंसेप्ट। आज हम लोग वर्क ऑफ नाउन के बारे में जानेंगे कि वर्क ऑफ नाउन अर्थात नाउन के यूज अर्थात उसका यूटिलाइजेशन किस तरह से किया जाता है उसके बारे में, और साथ ही साथ कुछ कंसेप्ट भी लेंगे। तो चलते हैं। जनरली कोई भी नाउन किस किस प्लेस पर किसी भी सेंटेंस में और खास करके उसका जो पोजीशन होता है वो किस प्रकार से होता है। जैसे अगर हम कोई सेंटेंस लिखते हैं तो यह सब्जेक्ट का जगह ले सकता है। कहने का मतलब कि जैसे हम कोई भी सेंटेंस यूज करते हैं, सपोज अभी लिखते हैं कि रमन प्लेड क्रिकेट, और इसी क्रम में अगर हम ये लिखते हैं पुनः कि रमन हेल्प सुमन, इस दोनों केसेस में देखेंगे ये दो सेंटेंसेस इस तरह से है। कोई भी नाउन किसी भी सेंटेंस का सब्जेक्ट हो सकता है, यानी कि सब्जेक्ट के जगह पर हम यूज क्या करेंगे तो नाउन यहां पर सब्जेक्ट के रूप में। दूसरा, ये हमारा क्या है, ये तो सब्जेक्ट का प्लेस है, ये फिर क्या है तो सब्जेक्ट वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, अर्थात ये नाउन हमारा सब्जेक्ट के रूप में भी कर सकता है कार्य और ऑब्जेक्ट के रूप में भी कार्य करेगा। दूसरा आता है एक ऑब्जेक्ट के ही रूप में आपको दिखेगा जिसको हम कॉम्प्लीमेंट्री बोलते हैं, अर्थात पूरक, यानी कि वैसा वर्ड जो किसी सेंटेंस के अंत में लग करके उस सेंटेंस को पूरा करने का कार्य करता हो, उसे हम पूरक बोलते हैं। जैसे ऑब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट दोनों में अंतर क्या है, तो ऑब्जेक्ट जैसे हम सेंटेंस में यूज करते हैं वो हमारे सेंटेंस को एक प्रकार से प्रभावित करता है, अर्थात वो जब आएगा वो वर्ब के ठीक बाद तो उसका एक अपना प्रभाव दिखता है। और दूसरा कॉम्प्लीमेंट ये होता है कि उसको सेंटेंस के लास्ट में हम यूज करते हैं उस सेंटेंस को पूरा करने के लिए। जैसे अगर मैं अभी कहूं कि दे प्ले, वे लोग खेलते हैं, लेकिन वे लोग क्या खेलते हैं ये क्लियर नहीं है, तो यहां पर अगर जो सेंटेंस जो वर्ड आएगा और उस सेंटेंस को पूरा करने का कार्य करेगा वो हमारा कॉम्प्लीमेंट्री के तौर पर जाना जाएगा। अब यहां पर हमको आज देखना है कि वर्क ऑफ नाउन, तो वर्क ऑफ नाउन में नाउन का प्रयोग या नाउन का कार्य क्या क्या है, कहां कहां यूज कर सकते हैं। तो पहला हो गया सब्जेक्ट के जगह पर, यह सब्जेक्ट का जगह लेगा, ऑब्जेक्ट का भी जगह लेगा। दूसरा, हम ऑब्जेक्ट इन जनरल कैसे पता करते हैं, तो किसी भी सेंटेंस से पूछेंगे, यानी सवाल करते हैं कि क्या और किसको, तो इन जनरल जो इनके बाद जो एक्स्ट्रा पॉइंट हमको यूज करना पड़ता हो या वैसा वर्ड जो सेंटेंस के लास्ट में लग करके उसको प्रभावित नहीं करता हो, अर्थात उससे सेंटेंस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता हो। मान लीजिए जैसे मैं कहूं कि ही गेट्स अप एट 4 PM, ही गेट्स अप एट 4 AM, वह 4 बजे सुबह उठता है। और फिर मैं कहता हूं कि ही गोज टू मार्केट, अर्थात तो वह बाजार जाता है। कहां जाता है तो बाजार जाता है, यानी कि यहां पर यह देखना होता है कि कोई ना कोई डायरेक्शन अदर फॉर्म में है, अदर यानी WH वर्ड लगा करके इसको हम पूरा करते हैं, यानी कि यहां दिखाते हैं। तो व्हाट और whom के अलावे जो भी इन जनरल किसी भी सेंटेंस के लास्ट में रहेगा वो हमारा कॉम्प्लीमेंट्री के रूप में जाना जाएगा। और इस क्रम में आगे बढ़ते हुए कि नाउन का अदर प्रयोग क्या हो सकता है, तो नाउन का प्रयोग किसी भी प्रीपोजिशन के तुरंत बाद या फिर किसी भी आर्टिकल के तुरंत बाद हम नाउन का प्रयोग करेंगे। जैसे अगर हम ये कहते हैं कि
देयर आर, मान लीजिए कि कोई भी इस तरह का 50 स्टूडेंट्स इन दिस क्लास। अब यहां पर इन हमारा क्या है, प्रीपोजिशन, और इसके बाद जो यूज किया गया ये क्लास हमारा क्या है, नाउन। यानी कि प्रीपोजिशन के तुरंत बाद नाउन का प्रयोग किया जाएगा, अर्थात दिस क्लास, यानी कि प्रीपोजिशन के तुरंत बाद नाउन, कोई ना कोई नाउन आएगा। जैसे मैं कहूं कि इसी क्रम में कोई भी अगर आर्टिकल हम लेते हैं, सपोज जैसे आर्टिकल में ए एन डी, तो हम जैसे कहते हैं ए बॉय, कोई लड़का या फिर एक लड़का। उसी तरह से अगर हम कहते हैं कि एन ऑनेस्ट, यानी कि कोई ईमानदार, या एन ऑनेस्ट बॉय, कोई ईमानदार लड़का। इसी क्रम में, यानी कहने का अर्थ ये हुआ हमारा कि आर्टिकल के तुरंत बाद कोई ना कोई नाउन ही आएगा, या फिर कोई अगर प्रीपोजिशन है तो उसके तुरंत बाद जो आएगा वो नाउन के रूप में जाना जाएगा। इसी तरह से आगे बढ़ते हुए, जैसे कि सिंपली अगर हम एडजेक्टिव की बात करें तो एडजेक्टिव के तुरंत बाद कोई ना कोई, जैसे कि हम कहते हैं कि ही इज अ गुड बॉय, तो यहां गुड क्या है इसको इस तरह से समझेंगे। अगर हम यहां लिखते हैं कि ही इज अ गुड बॉय, यहां पर गुड हमारा क्या है, एडजेक्टिव। तो एडजेक्टिव के पुनः यानी कि तुरंत बाद कोई ना कोई क्या आएगा, नाउन आएगा। इसी क्रम में दूसरा ये है, ये तो सिंपल एडजेक्टिव के तुरंत बाद। दूसरा है कि कोई ना कोई एडजेक्टिव में कई प्रकार होते हैं। जैसे अगर हम योग्य है मात्रा, यानी जिससे कि हमको क्वांटिटी का पता चलता है, या कोई न्यूमेरिकल वैल्यू, या कोई ऑर्डर बेस्ड, तो इन सभी एडजेक्टिव के ठीक पहले कोई ना कोई नाउन आएगा। जैसे अगर मैं इसको इस तरह से लिखता हूं कि सपोज मान लीजिए यहां पर हम कहेंगे कि सिंपली थर्ड विकेट, या फोर्थ है ना बॉय, चौथा लड़का, कोई भी क्रम में। कहने का मतलब कि ऑर्डर बेस्ड जो एडजेक्टिव होगा, जिसको हम कि ऑर्डर में यूज करते हैं। यानी कि एक होता है डायरेक्ट नंबर, तो डायरेक्ट नंबर क्या हुआ, जैसे कि अभी हम कहेंगे कि इस तरह से 4 स्टूडेंट्स, तो कहने का मतलब कि अगर कोई रैंक की बात हो, ऑर्डर की बात हो, तो इसके तुरंत बाद ये एडजेक्टिव जो होगा, यानी कि ये कंप्लीटली, ये अपने तुरंत बाद कोई ना कोई नाउन लेगा ही लेगा। दूसरा एक होता है डायरेक्ट नंबर, जिसको बोलते हैं न्यूमेरिकल एडजेक्टिव। तो नंबर के तुरंत बाद कोई ना कोई जो नाउन जो आएगा वो हमारा क्या कहलाएगा, नाउन कहलाएगा, वो हमारा नाउन कहलाएगा। तो कहने का कि एक तो वह सिंपल एडजेक्टिव, जैसे अभी यहां गुड दिए तो गुड के तुरंत बाद एडजेक्टिव के तुरंत बाद कोई ना कोई नाउन आएगा। दूसरा होता है कि अगर ऑर्डर बेस्ड है, यानी कि ऑर्डर बेस्ड, इसको रैंक में हम कह सकते हैं, उसके तुरंत बाद एडजेक्टिव आएगा। दूसरा होता है कि न्यूमेरिकल वैल्यू है तो उसके तुरंत बाद एडजेक्टिव आएगा। और एक होता है मात्रा सूचक, मात्रा मीन्स की क्वांटिटी, हम कहते हैं ना कितना है, तो जैसे कहते हैं अ फ्यू स्टूडेंट्स, कुछ छात्र, या सम, इस तरह से। तो वहां पर ये जो मात्रा वाला दिखाएगा, तो इस सेंस में भी हम कह सकते हैं, जैसे कि ए फ्यू बॉयज, या फिर अ लिटिल राइस। सपोज अगर इस तरह से देखना होगा तो वहां पर ये जो भी आएगा, जैसे यहां पर हमने जो यूज किया है कुछ शब्द के लिए, या डायरेक्ट न्यूमेरिकल वैल्यू, या फिर कोई रैंक, या फिर कोई ना कोई एडजेक्टिव, तो इन सभी के तुरंत बाद जो यूज किया जाएगा वो एडजेक्टिव, वो हमारा नाउन के रूप में आएगा। तो ये अभी जैसे कि अभी जो जितने भी बात की है उसमें वर्ब ऑफ नाउन में क्या क्या हो सकता है, सब्जेक्ट के रूप में हो सकता है, ऑब्जेक्ट के रूप में हो सकता है, डायरेक्ट एडजेक्टिव के तुरंत बाद। दूसरा यहां पर जैसे कि हम कहते हैं न्यूमेरिकल, कोई भी इस तरह से 50 स्टूडेंट्स, जैसे यहां पर जस्ट
कि न्यूमेरिकल यहाँ पर है कि नंबर डायरेक्ट, उसी प्रकार से कोई ना कोई क्या लेगा, नाउन ही आएगा। अब इसी क्रम में जैसे आर्टिकल के बारे में बोले, जैसे ए बॉय या फिर कोई खास लड़का है द बॉय, है ना, तो इस प्रकार से, या फिर कहते हैं कि एन एप्पल, है ना, तो ये क्या है कि आर्टिकल के तुरंत बाद भी जो कोई आएगा वो हमारा क्या कहलाएगा, तो वो नाउन कहलाएगा। इसी क्रम में प्रीपोजिशन के तुरंत बाद, जैसे कि प्रीपोजिशन में अभी जस्ट एक सेंटेंस के द्वारा इसको समझेंगे। जैसे यहां पर लिखा हुआ है कि देयर आर 50, ये आपका देयर आर 50 या देयर आर 50 स्टूडेंट्स इन दिस क्लास, यानी कि इसको इस सेंटेंस के माध्यम से हम क्या बताना चाह रहे हैं कि जो प्रीपोजिशन होगा किसी भी सेंटेंस में उसके तुरंत बाद कोई ना कोई नाउन आएगा, यानी कि इस प्रकार से वर्क ऑफ नाउन जो है हमारा इस प्रकार से कार्य करेगा। अब आते हैं कुछ इसके जो रेस्ट पार्ट है कि नाउन में जैसे कि डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव होता है। डेमोन्स्ट्रेटिव क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूटिव क्या होता है, पजेसिव एडजेक्टिव क्या होता है। तो इन सारे एग्जाम्पल को देखने के पहले एक ट्रिक पर, जो ट्रिक ये हमें बताएगा कि इसके जो पहचानने का जो टेक्निक है वो क्या हो सकता है। तो पहचानने का टेक्निक ये हो सकता है कि हम इसको पहले जानेंगे कैसे, सिंपली कोई कैसे पकड़ेगा। तो एक ट्रिक है, जैसे कि कोई भी आप पजेसिव केस का एडजेक्टिव यूज करते हैं। सपोज यहां पर अगर मैं लिखता हूं माई लिखूं या फिर योर या कुछ इस तरह से, तो इसके तुरंत बाद कोई न कोई नाउन आएगा। जैसे माई फ्रेंड, माई कार, योर पेन, हीज वॉच, हीज बाइक, योर बाइसिकल, कुछ भी इस तरह का आएगा। तो कहने का कि पजेसिव एडजेक्टिव, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव, इन सभी केसेस में जो इसके साथ जो यूज होंगे, जिसको हम बोलते हैं, वो सभी हमारे नाउन के रूप में आएगा। जैसे अभी यहां इसके तुरंत बाद जो कोई भी पुट किया जाएगा वो क्या कहलाएगा, नाउन के रूप में जाना जाएगा। दूसरा एक सिंपल सा टेक्निक ये भी है कि आप कोई भी पजेसिव केस का इस तरह से सिंपल जो हम प्रोनाउन केस के रूप में यूज करते हैं, उसके तुरंत बाद ऐसा कोई वर्ड रखिए जिसको रखने से एक कंप्लीट मीनिंग प्राप्त हो। जैसे माई कार, माई पेन, तो ये सिर्फ कंप्लीट मीनिंगफुल सेंटेंस, मीनिंगफुल वर्ड में कन्वर्ट हो जाता है, तो वो हमें बताता है कि वो हमारा क्या है, नाउन है। अब इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं। जैसे कि डेमोन्स्ट्रेटिव क्या होता है, डेमोन्स्ट्रेटिव माने जो एक प्रकार से प्रदर्शन, अर्थात जिसको हम बताते हैं, इंडिकेट करते हुए। जैसे सिंपली अगर किसी भी सेंटेंस में इस तरह का यूज किया जाए, दिस, दैट, these, those, अब ये देखिए, यानी इन सभी के तुरंत बाद भी हमारा कोई ना कोई नाउन आएगा। दिस बॉय, दैट गर्ल, दीज स्टूडेंट्स, क्लियर। इस तरह से चूंकि ये हमारा जो है दोज बॉयज, यानी दिस और दैट सिंगुलर फॉर्म में और दीज और दोज का प्रयोग हम जब भी करेंगे तो उसके तुरंत बाद कोई ना कोई पुल्लर नाउन ही आएगा। तो ये देखना जरूरी है कि ये जो आपका इसका यूज इस तरह से, इसको बोलते हैं कंप्लीट को डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, अर्थात ये हमारा नाउन तो लेगा ही लेगा। कहने का मतलब कि डेमोन्स्ट्रेटिव यानी कोई भी इस तरह का जो डेमोन्स्ट्रेटिव हम जो यूज करते हैं, टर्म, दिस, दैट, दीज, दोज, इसके तुरंत बाद जो होगा वो कोई ना कोई नाउन आएगा। जैसे हम कह सकते हैं कि दैट बॉय, दिस गर्ल, ठीक है। तो ये जो है ये क्या बता रहा है कि ये हमारा नाउन पार्ट है, यानी कि इस तरह से डेमोन्स्ट्रेटिव, इस कंप्लीट फॉर्म को हम बोलते हैं डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, यानी नाउन यूज किया जाएगा तभी तो हम उसको एडजेक्टिव कह रहे हैं। जैसे गुड बॉय, तो अकेले गुड एडजेक्टिव है, लेकिन गुड बॉय, गुड गर्ल या गुड स्टूडेंट, कुछ भी इस तरह का, तो वो क्या कहलाएगा, तो सिर्फ जो एडजेक्टिव के तुरंत बाद आएगा वो नाउन का फॉर्म होगा। तो उसी तरह से यहां पर डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव के रूप में हम इस तरह से नाउन का प्रयोग करेंगे। एक ये तो हमारा हो गया पजेसिव फॉर्म, पजेसिव केस का एडजेक्टिव। दूसरा हो गया डेमोन्स्ट्रेटिव
और एक होता है डिस्ट्रीब्यूटिव। जैसे हम कहते हैं ईच, एदर, नेदर, क्लियर, तो एवरी, इस तरह से, तो उसके तुरंत बाद भी कोई ना कोई नाउन आएगा। जैसे ईच स्टूडेंट, जैसे कहते हैं ना कि आइदर ऑफ दी स्टूडेंट्स, यानी छात्रों में से, यानी आइदर का नाइदर का प्रयोग दो के लिए किया जाता है। यानी कि अगर हम कहते हैं आइदर ऑफ दी स्टूडेंट्स, दो में से कोई एक, नाइदर मींस दो में से कोई नहीं, तो इस तरह से उसके तुरंत बाद में जो हम यूज करेंगे वो हमारा नाउन का फॉर्म होगा, यानी नाउन के रूप में कोई न कोई आएगा। अब आते हैं कुछ इसके अदर कंसेप्ट पर, जैसे कि सिंपली इसके अलग कंसेप्ट को जानने के लिए सिंपली अभी हम देखेंगे, जैसे कि बनावट के दृष्टिकोण से स्ट्रक्चरल, जैसे गॉड के द्वारा मानव को जो कुछ भी ईश्वर के द्वारा प्रदान किया गया है, या वैसी सारी वस्तुएं जो हम दो एक साथ प्रयोग करते हैं, यानी कि एक के बिना दूसरा अधूरा माना जाएगा, और जब हम उसका यूज किसी सेंटेंस में करेंगे तो वो हमेशा प्लूरल फॉर्म में प्रयोग किया जाएगा, यानी कि उसके तुरंत बाद आने वाला जो वर्ब होगा वो प्लूरल फॉर्म में होगा। जैसे अगर हम इसको इस तरह से कहें कि माई शूज डैश न्यू, तो इस केस में शूज से एटलीस्ट जब शूज की बात करते हैं तो दो, यानी कि कोई भी जूता अगर पहनेगा तो एटलीस्ट दो चाहिए, यानी कि अगर एक हो गया तो उसका कोई मीनिंग नहीं होता, यानी कि वो यूजलेस माना जाएगा। तो इसीलिए जैसे मैं कहता हूं हिज सॉक्स डैश कॉस्टली, तो सॉक्स मीन्स मोजे, अर्थात जब भी इसको हम लिखेंगे उसके तुरंत बाद जो वर्ब आएगा वो हमारा क्या होगा, प्लूरल फॉर्म में प्रयोग किया जाएगा। जैसे इसको इस तरह से अगर मैं कहूं ए पेयर ऑफ शूज, ए पेयर ऑफ शूज डैश इन दिस, मान लीजिए कि इन दिस कोई भी शॉप है या कोई भी मॉल है, कोई भी है ना, कहीं भी, या मान ले इस तरह से अगर लिखना हो ए पेयर ऑफ शूज डैश न्यू, एक जोड़ा जूता नया है, कहने का मतलब कि इस तरह से अगर कहा जाए कोई भी शॉप कोई भी दुकान में है तो वहां पर हम यहां लिख देंगे इन दिस शॉप। तो कहने का अर्थ हमारा कि इस तरह का अगर सेंटेंस लिखना पड़े तो सेंटेंस का सब्जेक्ट हमारा क्या है, सिर्फ शूज नहीं है। एक पेयर ऑफ शूज से मतलब होता है एक जोड़े जूते, तो कहने का मतलब इसके चलते यहां पर शूज है, यहां माई शूज आर न्यू, लेकिन एक पेयर ऑफ शूज तो यहां पर इज अवेलेबल नॉट आर, तो कहने का मतलब ये किसके चलते होगा, एक के चलते। अब दूसरी बात, जैसे कि बनावट के दृष्टिकोण से, जैसे कोई सॉक्स हो गया, या फिर हम इसको इस तरह से कह सकते हैं कि माई हैंड्स डैश स्ट्रॉन्ग, तो उस केस में एग्जेक्टिव वर्ब के रूप में अगर देखेंगे तो माई हैंड्स आर स्ट्रॉन्ग। लेकिन अगर मैं कहूं कि माई लेफ्ट हैंड डैश वीक, या फिर माई राइट हैंड डैश स्ट्रॉन्ग, तो उस केस में सिंगल की बात हो रही है तो वहां वर्ब सिंगुलर प्रयोग किया जाएगा। लेकिन अगर बनावट के इसमें जैसे कि कोई बोलता है माई हैंड है तो माई हैंड इज कहेंगे, आर नहीं कहेंगे। क्यों? क्योंकि हैंड से हमारा हेड से हमारा होता है सर, तो वो सिंगल है, इसीलिए वहां पर वर्ब सिंगुलर प्रदान किया जाएगा, यानी सिंगुलर यूज किया जाएगा। इसी तरह से जैसे कि कुछ और भी, जैसे हम उसके जो उपस्कर होते हैं वो जनरली जब भी प्रयोग किया जाएगा तो जो दो एक साथ प्रयोग किए जाते हैं वो हमेशा प्लूरल फॉर्म में यूज किए जाएंगे, और जो सिंगल है वो सिंगुलर फॉर्म में प्रयोग किए जाएंगे। जैसे अभी इसी तरह से जैसे हम अदर अगर सिम्टम की बात करें तो जैसे कि किसी के
हैंड्स हैं या फिर लेग्स हैं, तो दो हैं एक साथ, तो उस केस में उसके चाहे वो पस्कर की बात हो, पहनावे की बात हो, या फिर डायरेक्ट हम उस वर्ड का प्रयोग करें, वो हमारा जो दो एक साथ प्रयोग किया जाता है वो प्लूरल फॉर्म में होगा, और जो सिंगल यूज किया जाता है वो सिंगल फॉर्म में प्रयोग किया जाएगा। अब आते हैं कुछ अदर जो कंसेप्ट है, जैसे कि सिंगल, अगर हम किसी कोई भी नाउन इस तरह का, जैसे हम कोई कंट्री है तो एक सिंगल कंट्री है तो उसके लिए सिंगुलर वर्ब का प्रयोग किया जाएगा, लेकिन ये कंसेप्ट इस तरह से है कि अगर उसके साथ किसी न किसी टीम की बात हो, कोई डेलीगेशन, शिष्टमंडल, या कोई एक डेलीगेशन या कोई ऐसे टीम की बात हो जो उस देश से जुड़ा हुआ हो, जैसे जनरली हम अगर बोलते हैं कि इंडिया डैश वॉन द मैच, सपोज इस चीज को अगर लिखते हैं कि इंडिया डैश वॉन दिस मैच, सपोज, क्लियर, तो यहां पर इंडिया डैश वॉन दिस मैच कहने का मतलब सेंटेंस से ऐसा लग रहा है कि इंडिया कहने से एकमात्र देश के बारे में कहा जा रहा है, तो ये तो सिंगुलर होना चाहिए, लेकिन नहीं, हम ये कह सकते हैं कि इंडिया इज ग्रेट, अर्थात भारत महान है, या कोई भी इस तरह का जो किसी भी देश के बारे में हम बात कर सकते हैं कि चाइना इज द मोस्ट पॉपुलेटेड कंट्री इन द वर्ल्ड, कुछ भी। लेकिन अगर इस सेंटेंस को देखते हैं तो यहां पर क्या है कि इंडिया ने मैच जीता, तो इंडिया मतलब देश नहीं जीता, देश के अंतर्गत खेलने वाली एक टीम जीती। तो इस सेंटेंस को कहने से ये क्लियर होता है कि कोई न कोई टीम जो है वो जीत हासिल की है। तो जब किसी देश के साथ साथ कोई न कोई टीम या डेलीगेशन का बात हो, चाहे वो टीम साइंटिस्ट का हो, चाहे वो एजुकेशनिस्ट का हो, चाहे वो एनवायरमेंटलिस्ट का हो, कुछ भी इस तरह से, तो उस केस में वर्ब जो है वो सिंगुलर यूज नहीं होकर प्लूरल फॉर्म में प्रयोग किया जाएगा। अर्थात यहां पर हम लिखेंगे इंडिया हैव वॉन दिस मैच, कहने का मतलब यहां हैड नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि इस इंडिया कहने से इस सेंटेंस के द्वारा टीम जीतने का बात हो रहा है, पूरे देश के जीतने का नहीं। तो ये एक कंसेप्ट है, इसको ध्यान रखें। आगे आते हैं कुछ वैसे कंसेप्ट पर, जैसे जनरली क्या होता है कि आरवाई इंडिंग, जैसे कि हम बोलते हैं पिजेंट्री, जेंट्री, कैवलरी, या कोई भी इस तरह से आरवाई इंडिंग, तो वो हमारा सिंगुलर फॉर्म में प्रयोग किया जाएगा। जैसे कुछ भी इस तरह का सिंगुलर कहने का मतलब उससे बोध होगा हमारा प्लूरल फॉर्म का, लेकिन अगर इस तरह का केस अगर हम इसको यूज करते हैं और उससे ये क्लियर हो रहा है कि बहुत सारे लोग, जैसे अगर हमको ये कहना पड़े कोई भी वर्ड है और उससे सेंस हमको प्लूरल का मिल रहा है, तो हम वहां प्लूरल वर्ब का प्रयोग करेंगे। लेकिन अगर सिंगुलर का, तो उसमें हम सिंगुलर वर्ब का ही प्रयोग करते हैं। अब आते हैं कि कुछ ऐसे वर्ड होते हैं जो दिखने में यानी सिंगुलर फॉर्म में रहेंगे, लेकिन सिंगुलर में भी और प्लूरल में भी दोनों में वो अपना पोजीशन चेंज नहीं करते, अर्थात उसको हम चेंज करके प्रयोग नहीं कर सकते। जैसे मान लीजिए शिप, जैसे कुछ ऐसे वर्ड होते हैं जैसे शिप, SHEEP, फिर ईयर, DEER, या फिर हम बोलते हैं फिश। तो कुछ ऐसे हैं वर्ड जिनका प्रयोग कि आप चाहे किसी भी रूप से करो, इसमें चेंजिंग नहीं होता है। अगर मैं कहूं कि 4 भेड़े इस मैदान में चल रहा है, सपोज, या इस तरह से हिरण की बात अगर हो, DEER या डियर, या इस तालाब में मान लीजिए कि कुछ 100 या कुछ इस तरह से नंबर दिया जाए कि मछलियां हैं, तो हम यहाँ पर सेंटेंस जब बनाएंगे तो हम ये कह सकते हैं कि शिप, SHEEP, शिप से, तो शिप कहने से अगर हम यहाँ पर कहते हैं देयर आर 4 शिप, है ना, हियर, सपोज,
या 4 sheep are grazing in the field, लेकिन 4 sheep कहने से sheep में कोई परिवर्तन नहीं होगा। कहने का मतलब कुछ ऐसे वर्ड होते हैं जो सिंगुलर या प्लूरल दोनों फॉर्म में सेम फॉर्म में प्रयोग किए जाते हैं। जैसे कि अगर हम यहां लिखते हैं कि 4 sheep है ना आर ग्रेजिंग इन द फील्ड, कहने का मतलब कि अगर यहां पर कंप्लीट शिप से भेड़ों का झुंड कई सारे, लेकिन अगर 4 sheep की बात होगी 4 भेड़, तो 4 के लिए यहां पर हमको यूज करना होगा 4 sheep ही, यानी कि उस वर्ड में किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं करेंगे। अगर हमको यहां पर लिखना है 1 sheep, तो 1 sheep की जगह पर sheep सेम फॉर्म में होगा, 4 भी लिखते हैं तो भी वही होगा। यानी कि इस केस में नंबर के आधार पर एक्टिव वर्ब का प्रयोग किया जाएगा, लेकिन इस वर्ड में कोई भी चेंजिंग नहीं करेंगे। इसी प्रकार से आपका स्लिप है डियर, फिश। तो जैसे अगर हम पब्लिक की बात करें तो पब्लिक का मीनिंग भी होता है आपको लोग, पीपुल का भी मीनिंग नहीं होता है लोग। तो पब्लिक और पीपुल में अंतर क्या है? सेम फॉर्म, पीपुल हमारा प्लूरल फॉर्म में प्रयोग किया जाता है और पब्लिक भी। लेकिन अगर हम पर्सन की बात करें, व्यक्ति विशेष, तो पर्सन हमारा सिंगुलर है और पर्सन्स जो है वो प्लूरल फॉर्म में प्रयोग किए जाएंगे। तो इस तरह से जो कुछ वर्ड है, कहने का मतलब कि वर्क ऑफ नाउन में या कंप्लीट अगर नाउन की बात करें तो हमारा वर्ड ही है जो डिफरेंट फॉर्म में और कई तरह से प्रयोग किए जाते हैं। अब इसी केस में थोड़ा सा 5 मिनट कहां भी लगे, इंडेफिनिट केस फॉर्म में जो कुछ भी हम नाउन का प्रयोग यहां पर करते हैं, जैसे ये उससे पता नहीं चलता हो कि कितने, लेकिन ये क्लियर है कि वो हमारा डायरेक्ट न्यूमेरिकल सेंस में प्रयोग नहीं किया जा रहा है, यानी कि ये पता नहीं चलता हो कि कितने, तो उसके लिए क्या करते हैं। अब आते हैं इसमें, जैसे कि अगर हमको यहां पर कोई भी सेंटेंस नाउन से जुड़ा हुआ कुछ इस तरह का लिखना पड़े तो उसको हम कैसे लिखेंगे। मानते हैं कि आपका सब्जेक्ट सपोज यहां पर प्लूरल फॉर्म में प्रयोग किया जा रहा है, यानी इंडेफिनिट केस में अगर हम देखते हैं तो इस तरह का जो सेंस यूज करते हैं कि एवरीबॉडी, और ये प्रोनाउन के सेंस में, क्योंकि नाउन के साथ साथ हम प्रोनाउन का कुछ कंसेप्ट इसलिए लेंगे कि ये दोनों लगभग साथ साथ चलते हैं। अगर हम यहां लेते हैं एवरीबॉडी शुड और डू डैश ड्यूटी और वेल, या इन ए गुड मैनर, कुछ भी अच्छे तरीके से। तो यहां पर ये देखेंगे कि एवरीबॉडी से कितने व्यक्ति ये क्लियर नहीं है, लेकिन जब भी हम यहां पर प्रयोग करेंगे कोई ना कोई पॉजेसिव फॉर्म, तो ये हमारा दिखाता है, इसमें कंफ्यूजन की गुंजाइश रहती है कि इसको बहुत लोग प्लूरल मान लेते हैं, यानी प्रत्येक, लेकिन प्रत्येक से कितने ये क्लियर नहीं है। इसीलिए इस केस में हम इसको कंसीडर करेंगे ही के फॉर्म में, यानी मैस्कुलिन जेंडर सिंगुलर फॉर्म में, और उसके अनुसार से यहां पर पॉजेसिव का फॉर्म यानी ही आ जाएगा। अगर इस तरह का और भी हो, जैसे एवरीबॉडी, समबडी, नोबडी, एनीबडी, तो इन सारे केसेस में यहां पर हम इसको, जैसे कि रहता है ही, तो हम उसका डायरेक्ट ही लिखते हैं, लेकिन इस केस में हम इसको मिनिमम यानी कंसीडर करेंगे ही से, और ही का जो पॉजेसिव फॉर्म यानी हिज का प्रयोग किया जाएगा, जिसका हिंदी मीनिंग यहां अपना से, सेल्फ से प्राप्त होगा। अब जैसे नाउन में डिफरेंट जो कंसेप्ट और भी जो होते हैं, जैसे हम कहेंगे अगर कोई भी व्यक्ति, जैसे एनी वन या एनी बॉय, तो एनी शब्द के तुरंत बाद जो है वो जो नाउन आएगा वो अपने सिंगुलर फॉर्म में रहेगा, ठीक है। और अगर हम इसी को बोलते हैं कि वन ऑफ द, क्लियर,
तो ये जो सेंस होगा ये वाला कि वन ऑफ या वन ऑफ द, इस सेंस में, इस केस में क्या होता है कि जो हमारा नाउन प्रयोग किया जाएगा इस तरह से वो हमेशा प्लूरल फॉर्म में रहेगा। लेकिन अगर हम यहां पर एनी शब्द का प्रयोग करते हैं तो यहां एनी के तुरंत बाद सिंगुलर काउंटेबल नाउन आएगा, जैसे एनी बॉय, एनी गर्ल, एनी स्टूडेंट। तो कहने का मतलब कि ये हमारा जो है इस तरह से, और वन या वन ऑफ द के तुरंत बाद जो हम नाउन का प्रयोग करेंगे ये हमारा प्लूरल फॉर्म में होगा, अर्थात इस नाउन को हम लिख सकते हैं यानी प्लूरल नाउन। क्लियर? तो ये कुछ कंसेप्ट हैं जिसको कि ध्यान में रखना होगा और आने वाले समय में सेंटेंस के रूप में हम इसका प्रयोग कर सकते हैं। कुछ आने नेक्स्ट जो सेशन होगा उसमें डिफरेंट टाइप्स के नाउन जो है उन पर कुछ कॉमन एरर पर भी हम प्रैक्टिस करवाएंगे, और इस तरह का सेंटेंस आपको किसी भी एग्जामिनेशन में दिया जाएगा, जैसे कि वन ऑफ द स्टूडेंट डैश ब्रिलियंट या फिर इंटेलिजेंट। तो वहां पर जैसे देखेंगे वन ऑफ द यानी छात्रों में से कोई एक, तो वहां पर तुरंत नाउन जो आएगा वो प्लूरल फॉर्म में होगा, यानी कि वन ऑफ दी आप स्टूडेंट नहीं कहेंगे, स्टूडेंट्स कहेंगे, छात्रों में से कोई एक, छात्र में से कोई एक नहीं, कई सारे छात्रों में से कोई एक। और इसी प्रकार से एनी या इस तरह का प्रयोग जो करते हैं सिंगल बोध होता है, उसके तुरंत बाद सिंगुलर काउंटेबल नाउन का प्रयोग किया जाता है। तो इस तरह का सेंटेंस, ये खास करके इस तरह का सेंटेंस कॉमन एरर के रूप में किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में पूछा जाएगा। तो ये कंसेप्ट है। तो आने वाले क्लास में कुछ अदर कंसेप्ट पर भी हम चर्चा करेंगे। तो हम समझते हैं कि आज के लिए इन सारे कंसेप्ट पर ध्यान रखते हुए समझने का प्रयास करेंगे, और कोई भी अगर दिक्कत होगा, कंफ्यूजन होगा, तो आप उसे मैसेज के द्वारा कमेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम देख लेंगे। इस तरह से आज का क्लास यहीं ओवर करते हैं। थैंक यू वेरी मच।